हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। सो वेलकम बैक टू अनदर सीरीज ऑफ सस्ता सेटअप महंगी बातचीत। सो आप थंबनेल चेक कर चुके हैं, सो बाइक भी चेक करो। सो वी हैव यामाहा R1 क्रॉस प्लेन एडिशन जो प्रोड्यूस करती है 180 हॉर्स पावर और बहुत सारी चीज़ें इसमें मॉडिफाइड की गई हैं। सो जल्दी से सिनेमैटिक्स एंजॉय करते हैं, फिर मिलते हैं ओनर से। Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are ऑलराइट, सो हमारे साथ हैं डॉक्टर अमित। सर कैसे हो आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप कैसे हैं? मैं भी बहुत बढ़िया। सर यामाहा, अगर मैं बचपन की बात करूं तो यामाहा R1 हम कार्ड्स में देखते हुए आए हैं और आज मेरा सपना पूरा हो रहा है कि मैं यामाहा R1 के साथ हूं। तो आपकी जर्नी जानने से पहले मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूं ये जानने के लिए कि जब आप इसे चलाते हो तो आपको कैसा फील होता है? एनी सुपर बाइक जिस तरह से चली जाती है वैसे ही फील होता है, बट हाँ R1 एक डिस्टिंक्ट बाइक है, एक अलग ही बाइक है जो जिसको कहा जाता है कि आप पहले 1000 लीटर लीजिए, चलाइए और फिर R1 लीजिए। ओके। तो थोड़ा R1 डिफरेंट है बाकी की बाइकों से, मतलब बट हाँ एक्साइटमेंट है इसमें चलाने में। ओके, सो मेरा बचपन से यही था क्योंकि मैंने इसको कार्ड्स में देखा है। जी। तो क्विकली मूव करते हैं आपकी जर्नी को लेकर के, क्योंकि फॉर श्योर ये आपकी फ़र्स्ट बाइक नहीं रही होगी मेरे हिसाब से। जी। तो क्या जर्नी रही है आपकी जो आप आज इसको ओन करते हैं? और ऑडियंस को मैं बताना चाहूँगा कि इट इज़ 2011 मॉडल और ये फर्स्ट ओनर हैं बाइक के। सो लेट्स लिसन टू हिम। तो मेरी बाइक जर्नी बहुत पहले ही शुरू हो गई थी। मैंने 7वीं 8वीं में ही स्कूटर ख़रीद लिया था। ओके। और जब मैं कॉलेज में गया था तो मेरी पहली बाइक ही यामाहा RX 100 थी। ओ, लेजेंड बाइक। जी, वो एक बहुत ही 2 स्ट्रोक इंजन था और एक डिस्टिंक्ट बाइक है जो आज भी मतलब बहुत पॉपुलर मानी जाती है कलेक्टर्स आइटम में। उसके बाद मैंने अपनी नेक्स्ट बाइक ली थी 600 RR। ओके। और कुछ दिन के लिए मेरे पास RC 390 भी थी। फिर मेरे पास Z900 आई और फिर Z900 के बाद सीधी मैं R1 पे आई। ओके, सो 2011 में आपने इसको बाई किया था एज़ पर माई इन्फॉर्मेशन। तो उसके पहले Z900 थी आपके पास? ओके, फैंटास्टिक। तो Z900 मेरे पास अभी ही थी, मैंने कुछ महीने पहले ही निकाली है उसको। ओके। तो बट R1 मेरे साथ चली है मेरी मतलब जर्नी में। तो बट Z900 एक अलग सिटी बाइक बहुत अच्छी मानी जाती है, टूरिंग राइड बहुत अच्छी मानी जाती है। तो दोनों ही मैं बाइक्स अपने पास रखता हूँ। ओके, सो कोई कंपैरिजन नहीं है, बट ये है कि आप R1 को नहीं जाने देना चाहते, राइट? हाँ, जैसे R1 Z900 जा चुकी है, मतलब R1 एक ऐसी बाइक है जो जैसे आपने बोला है कि सबके कार्ड्स में हमारे जब हम टीनेज थे तो हमारे एक रूम में एक पोस्टर रहता था R1 का। तो R1 एक टाइप ऑफ लेगेसी है जो Absolutely. मेरे ख्याल से बहुत ही कम लोग हैं जो जाना चाहते हैं, इसको बेचते नहीं है। मैक्सिमम टू मैक्सिमम अगर ये डीकमीशन भी हो जाए तो डाइनिंग रूम में रख लेंगे या अपने घर में रख लेंगे, बट इसको जाने कोई नहीं देता। एब्सोल्युटली, आप किसी भी एंगल से इस बाइक को देखें, बिल्कुल मन क्या आप सपने में भी नहीं सोच सकते कि इस बाइक को सेल करें, क्योंकि नए मॉडल्स इंडिया में अवेलेबल नहीं हैं और जो भी हैं लोगों का क्रेज़ बहुत अपर लेवल पे है। जब ये सामने आती है, आई एम नॉट श्योर कि लोग किसी और बाइक्स को देखते होंगे। मैं तो नहीं देखता, क्योंकि जब अमित सर पहली बारी MBS मॉल पे आए थे तो मैंने सारी बाइक्स छोड़ करके सिर्फ फोकस किया था R1 पे ही। तो थैंक यू सो मच अपनी जर्नी शेयर करने के लिए। सर, जहाँ तक मुझे इन्फॉर्मेशन है, बाइक बिल्कुल रॉ आती थी उस टाइम पे, नॉन इलेक्ट्रॉनिक्स, नॉन ABS, बट
आजकल की बाइक्स में बहुत ज़्यादा है, तो हाउ डू यू मैनेज और क्या क्या मॉडिफिकेशन आपने करवा रखी है इसमें? जी, उस ज़माने में R1 में ABS नहीं होता था और इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं होता। Okay. अगर मैं लेमन टर्म में बोलूँ तो इलेक्ट्रॉनिक्स एक डिवाइस है जो बाइक और राइडर के बीच में है। मान लीजिए अगर कोई राइडर गलती करता है तो इलेक्ट्रॉनिक्स उसको ठीक करके आगे फीडबैक बाइक को देता है कि Okay. उस तो इलेक्ट्रॉनिक्स से ही सब कुछ कंट्रोल है, मतलब आप समझिए दोनों बीच का एक मीडियम है। मीडियम। तो जब इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं होता है, जैसे ये बाइक है और नॉन ABS रहता है, तो ये एकदम मतलब आपके एक्सपीरियंस से और आपकी मैच्योरिटी से आपको उस बाइक को चलाना होता है, क्योंकि कोई भी आप गलती करेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक्स आपको माफ़ कर देता है नई बाइक्स में, बट आप अगर इसमें गलती करेंगे तो आपको सज़ा मिलेगी। तो बाइक आपको सज़ा देगी कि आप बाइक को कुछ नहीं कर सकते। तो Okay. इसलिए R1 जो उस ज़माने की रहती थी तभी कहते थे कि आपको R1 चलानी है तो आपको बहुत मैच्योरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी समझना चाहिए, क्योंकि 1.5 इंच के थ्रोटल में ही सब कुछ हो सकता है। हो सकता है, एग्जैक्टली। आप मोटा आप मानिए कि अगर ये एडिशन R1 जो है 4th गियर में भी ट्रिपली मार सकता है। तो नॉर्मली जो बाइक्स हैं फर्स्ट गियर मैक्सिमम 2nd गियर पे चली जाती हैं, बट ये जो है व्हीली जो है आराम से ये 4th गियर पे भी जा सकता है। दैट्स एब्सोल्युटली क्रेजी, क्योंकि रॉ है और रॉ से कुछ भी बनाया जा सकता है। सो ईदर वी कैन गो विद वेरी गुड हैंडलिंग और इट कैन गो अप टू वर्स ऑल्सो। सो थैंक यू सो मच सर, इतना अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए, क्योंकि आज की जो जनरेशन है उनको इतनी सब चीज़ें एक्सपीरियंस करने का मौका ही नहीं मिला और शायद वो करना नहीं चाहते, तो इस वजह से वो इलेक्ट्रॉनिक्स जो है वो बहुत मदद करती है। जी, इलेक्ट्रॉनिक्स तो आज के ज़माने में बहुत ज़रूरी मैं मानता हूँ, मतलब परफॉर्मेंस वाइज या सेफ्टी वाइज। जी हाँ, इलेक्ट्रॉनिक्स एग्जैक्टली और कहीं ना कहीं वो बहुत ज़्यादा सेफ्टी भी लेके आती हैं, क्योंकि उतना एक्सपीरियंस नहीं है लोगों को। जी जी जी। ओके, थैंक यू। आपका दूसरा सवाल था इसमें मॉडिफिकेशन, इसमें मैंने अपलिफ्टर लगाया हुआ है। ओके। अपशिफ्ट है ये इसमें अंदर, इसमें डाउन शिफ्ट नहीं है, अपशिफ्ट मैंने लगाया हुआ है। और क्योंकि ये नॉन ABS है तो इसके अंदर स्टील ब्रेक्स लगा रखी हैं। ओके। बट मैंने सिर्फ आगे की लगा रखी हैं, क्योंकि पीछे की स्टील ब्रेक्स नहीं लगा रखी, बिकॉज नॉन ABS के कारण अगर मैं इसमें स्टील ब्रेक्स लगाऊंगा तो बहुत ज़्यादा स्लीक हो जाएगी ये। Okay. तो बार पे ये स्किड होएगी। तो आगे इसका मैंने स्टील ब्रेक्स वायरिंग लगा रखी है इनकी, और जो पीछे है इसमें नॉर्मल जो स्टॉक था वही इसके अंदर ब्रेक लाइन्स हैं इसके अंदर। ओके, अगर मैं बात करूँ, एक रीज़न ये है कि इसमें ट्रैक्शन कंट्रोल नहीं है, इस वजह से और ब्रेक्स जो हैं वो ज़्यादा पावर से काम करेंगी, इसलिए आपने। जी जी जी। Okay. तो अगर ट्रैक्शन कंट्रोल नहीं होता तो ब्रेकिंग, और नॉन ABS नहीं होता तो ब्रेकिंग एक जानलेवा हो सकता है आपके लिए। बिल्कुल। क्योंकि उसको कंट्रोल करने के लिए कुछ नहीं है, मतलब ये तो नॉर्मल जो होती हैं स्टील ब्रेक्स होती हैं, और फिर हमारा जो ABS है वो एक्टिवेट दोनों करके बाइक रोकता है। पर जब स्टील ब्रेक्स आपने लगा दी हैं आगे पीछे और ABS भी नहीं है तो टायर इतनी जल्दी स्लिप मारेगा, तो वो ज़्यादा रिस्की ग्रुप में आप जल्दी पहुँचोगे। वो ज़्यादा वो आई गेस नैनो सेकेंड्स में होता है जब वो स्लिप होती है, बहुत ज़्यादा और उस वक्त अगर कोई माइंडफुल नहीं है तो मिस हैपनिंग के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते तो हैं। तभी इसमें कम्बिनेशन मैंने आगे स्टील लाइन दे रखी है और पीछे जो स्टॉक रबर लाइन रहती है वही मैंने लगा रखी है। और ये चीज़ एक एक्सपर्ट ही कर सकता है, क्योंकि आप बहुत टाइम से राइडिंग कर रहे हाँ, हो। नहीं एक्सपर्ट नहीं है, बस थोड़ा शौक है सबका समझने का मशीन का, और मेरे कुछ अच्छे 2 दोस्त हैं जो इसको बहुत अच्छे से समझते हैं और मेरे को उनकी नॉलेज बहुत अच्छे से मिलती है। और मेरा यही मिशन है सर कि आप जैसे लोग सामने आए जो कि इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करें, जिससे लोगों को ना थोड़ी और ज़्यादा नॉलेज हो और वो अच्छे से बाइकिंग कम्युनिटी में घुस पाएँ, क्योंकि आजकल बाइकिंग कम्युनिटी मैं अपलोड करता रहता हूँ, बहुत सारे रिस्पॉन्सिबल राइडर्स हैं, बट कुछ ऐसे राइडर्स भी हैं जिनकी वजह से राइडिंग कम्युनिटी जो है ना बिल्कुल ख़राब हो रही है। वो किसी चीज़ को रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। वो एक इंग्लिश में कहावत है, देयर इज़ ऑलवेज फ्लिप ऑफ द कॉइन। तो कॉइन के दोनों साइड हैं और कॉइन हमें यूज़ करना है, तो बाइकिंग भी ऐसे ही रहता है। यस। सो गाइस, बढ़ते हैं नेक्स्ट थिंग की तरफ। सुपर बाइक है तो आवाज़ भी होगी। तो सर मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि मैं देख रहा हूँ इसमें एक्रापोविक एग्जॉस्ट है, तो क्या ये स्टॉक एग्जॉस्ट है? तो साहब ये स्टॉक एग्जॉस्ट नहीं है, ये कार्बन फाइबर एक्रापोविक का स्टॉक है।
और लकली इसमें टाइटेनियम एग्जॉस्ट सिस्टम स्टॉक ही है। ओके। फ्रॉम हेडर टिल द टेल एंड पाइप तक इसमें सब टाइटेनियम ही रहा है। और इसका लेकिन जो मैंने एग्जॉस्ट है वो चेंज करा दिया है टू कार्बन फाइबर। और हाँ, मेन रीज़न ये रहता है कि इसके अंदर BHP बढ़ती है, और दूसरा मेन रीज़न जब आपके पास टाइटेनियम है तो बाइक हल्की होती है। तो उस ज़माने में R1 हेवी बाइक्स रहती हैं, और जैसे हमें एक फंडामेंटल है कि सुपर बाइक का हल्का होना ज़रूरी है, खासकर आगे की तरफ से, ताकि डाउन फोर्स से वो नीचे रहे। बट इसके अंदर जो है ये भारी बहुत है। तो इनफैक्ट पेट्रोल अगर हम इसको वेट करेंगे तो थोड़ी और आगे चली जाती है, 204-205 किलो। तो जब इसका, और ये वेट जो है इसके टाइटेनियम के साथ है अभी। ओके। आइडियली ये रहता है कि आप टाइटेनियम एग्जॉस्ट इसलिए लगाते हैं क्योंकि BHP बढ़ानी है और बाइक को हल्का करना है, बट ये भारी है। तो अगेन इसके साथ BHP अगर इसमें स्टील वगैरह कुछ होते तो और भारी भारी रहती है, तो उसको फिर मैनुअल करना मुश्किल होता है। ओके। तो इसलिए टाइटेनियम इसका जो स्टॉक था वो टाइटेनियम स्टॉक नहीं था, बट बाकी के सारे एंड पाइप्स, मिड पाइप सारे इसके वो थे। तो वो सारे ही फिर मैंने इसका टाइटेनियम और कार्बन फाइबर कर दिया। और कार्बन फाइबर की प्रॉपर्टी है ये सख्त तो है ही है, हार्ड रहता है, बट ये हल्का और होता है। ओके। तो जिससे कि इसमें काफ़ी कार्बन फाइबर्स लगे हुए हैं, जैसे हगर लगा हुआ है कार्बन फाइबर, चेन कवर कार्बन फाइबर है, रैम जो है वो भी कार्बन फाइबर लगा हुआ है। तो जितना हो सके रियल कार्बन फाइबर, ये रियल कार्बन फाइबर है, मतलब कोई इसमें डिपिंग और वो नहीं है। एक्चुअली इसमें डिपिंग आती नहीं है, तो ये रियल कार्बन फाइबर्स हैं, जिससे कि बाइक और हल्की बनाने की कोशिश की गई है। फैंटास्टिक सर। तो सर मैं जितना इसको दूर से देख रहा था, मुझे ऑलमोस्ट ऐसा लग रहा था कि बहुत प्यारी है, बट जितना ही हम इसके बारे में बात करते जा रहे हैं मेरे को और ज़्यादा मज़ा आता जा रहा है, क्योंकि आप एक के बाद एक चीज़ें बता रहे हो कि इसमें टाइटेनियम प्लस एक्रापोविक प्लस कार्बन फाइबर, जहाँ से भी हम देखें। तो अगर मैं गेस करूँ, आप मुझे बताना कि मैं करेक्ट हूँ कि नहीं, ऑलमोस्ट 3 लाख फॉर द एग्जॉस्ट। नहीं, सिर्फ एग्जॉस्ट नहीं, मतलब एग्जॉस्ट मैंने eBay USA से लिया था। ओके। तो इसके पार्ट्स इंडिया में नहीं है, मतलब मिलते हैं, बट अगर आपको बड़ी चीज़ चाहिए तो उसके पार्ट्स थोड़े बाहर से ही आते हैं, जैसे US और UK से आते हैं। ओके। तो मैंने eBay में लिया था, सो दैट कॉस्ट एग्जॉस्ट 3 का नहीं था। 3 का इसलिए नहीं था क्योंकि इसमें टाइटेनियम सब लगा हुआ है। ओके, यस, आई कैन सी दैट। हाँ, तो मेरे को जो इसका सिर्फ एग्जॉस्ट टिप थी वही मेरे को अराउंड जो पड़ी थी अराउंड 1.8 के आसपास। जो अभी आपने कॉस्ट बताई 1.8 लाख, तो कौन से ईयर में करवाया था आपने? हाँ, तो ये इनका जो ईयर था 2018-19 में था, जब मैंने इसका एग्जॉस्ट जो है चेंज कराया था। ऑलमोस्ट 7 साल चलाने के बाद आपने? हाँ, क्योंकि तब ही इसका 2000 लास्ट बाइक शायद 2016-17 में R1 आनी बंद हो गई थी इंडिया में। तो तब इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था कार्बन फाइबर एक्रोबॉइस का जो था एग्जॉस्ट, और तब ये 2018-19 में मैंने इसको लाया था। और आपके 1.8 लाख रुपीस इसमें इन्वेस्ट किए थे। ओके, वो कन्वर्ट करके इतने ही जाते हैं 3 लाख अराउंड। सो सर, ओवरऑल बाइक की बात करते हैं, कॉस्टिंग की। जब आपने 2010-11 में ली थी, तो क्या प्राइस थे उस वक्त इसके? तब इनकी जो प्राइस था वो आई थिंक एक शोरूम 14 लाख के आसपास, ऑन रोड 14 लाख के आसपास आया था। ओके, सो आज की डेट में जो ZX6R ऑलमोस्ट है, उस रेंज में आज से ऑलमोस्ट 15 इयर्स बैक R1 अवेलेबल थी। सो नो डाउट, सो आपको कोई रिग्रेट किसी भी चीज़ को लेकर के इस बाइक में? नहीं, रिग्रेट नहीं है इसके अंदर। चैलेंजिंग बाइक है ये, मतलब आपको एक्सपीरियंस चाहिए होगा लीडर क्लास का, तब आप इस पे आ सकते हैं। और प्राउड ये है कि हाँ, ये सेम बाइक है जिसमें, मतलब सेम कॉन्फ़िगरेशन की बाइक है जिस पे वैलेंटिनो रॉसी ने अपनी 2000 MotoGP शुरुआत करी थी। ओके। तो क्रॉस प्लेन से ही उनका जो कैरियर है वो बढ़ना शुरू हुआ था यामा के अंदर। तो रिग्रेट्स कुछ नहीं है, बट हाँ, बच्चे जैसे पालना पड़ता है। वो मैं हर शो में कहता हूँ कि चीज़ लेना बड़ी बात नहीं है, उसको पालना, हाथी को तो पालना बिल्कुल पड़ता है। और उस पालने के लिए मैं हमेशा थोड़ा
यही गाइड करूँगा कि आप अपनी बाइक के बारे पढ़िए, समझिए, बहुत कंटेंट हैं क्योंकि मेरी टीम जो है वो DIY करती है इस पे। हम किसी मैकेनिक के पास कभी जाती नहीं है, क्योंकि इसके अंदर एक ये है कि मैकेनिक्स ये कहते हैं कि सर हमें मतलब हमने देख ली, वही बहुत बड़ी बात है, आप कह रहे हो उसको खोल दो। तो इसलिए कोई इसको खोलने में कंफर्टेबल नहीं होता है, मतलब है ही नहीं, बहुत इक्का दुक्का हैं। तो फिर ओवर द टाइम्स जो हमारी टीम है उन्होंने खुद ही पढ़ना शुरू करा और खुद ही चीज़ों को मैकेनिक्स खुद ही करना शुरू किया। इसमें कोई भी चीज़ किसी प्रोफेशनल मैकेनिक ने नहीं लगाई है। इसमें सारी चीज़ें जो हैं एक मेरे जैसे आपके जैसे लोग हैं जिन्होंने पढ़ के लिख के इसमें लगाई है, चाहे वो क्विक शिफ्टर हो, चाहे इसकी ट्यूनिंग हो, चाहे सब कुछ ही हो, क्योंकि खोलना इजी है और उसको वापस लगाना इस बाइक को बहुत डिफ़िकल्ट है। और इसमें ये है ना कि मतलब कि कोई चीज़ अगर ऊपर नीचे हो जाए तो इसको मतलब इसके बारे कहाँ ढूंढें कि कुछ ऊपर नीचे हो रहा है, तो वो करना बहुत मुश्किल हो जाता है। एब्सोल्युटली। तो इसलिए हमने यही रखा कि खुद ही करेंगे हम और खुद ही मेंटेन इसको रखा करेंगे। ये थोड़ा रिस्की बात हो जाती है, बट हाँ अगर प्यार है तो सब कुछ पॉसिबल है। तो सर जो मेरी नेक्स्ट चीज़ है जो मैं जानना चाहता हूँ कि आपने Z900 भी चलाई हुई है, उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स है और आपने ये आप अभी भी चला रहे हो, तो आपको ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता था क्या? हाँ, Z900 एक बहुत ही ब्यूटीफुल बाइक है। मतलब खासकर उसका जो हीट डिस्ट्रीब्यूशन है बहुत ही उम्दा है। मतलब अगर आप स्ट्रीट बाइक देखें जिसमें फेयरिंग नहीं होती है, बट बहुत सी स्ट्रीट बाइक्स हैं जिसमें हीटअप होता है, बट Z900 एक ऐसी बाइक है कि कभी इतना बड़ा इंजन लगने के बाद भी वो कभी हीटअप नहीं होती है। तो इतना प्यारा उसका सिस्टम इन्होंने कर रखा है कि सारा डिसिपेशन होता है। हाँ, डिफरेंस जो है वो BHP पे Z900 मेरे ख्याल से आई थिंक 128 के आसपास है। आप थोड़ा एग्जॉस्ट भी लगा लें उसके अंदर तो 3-4 BHP और कर लीजिए, उससे ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा नहीं। तो मान के चलिए हम 130 पे बात कर रहे हैं और ये बाइक जो है स्टॉक 180 है और मैंने अभी इसको ट्यून करा के रखा है तो ये 203 के ऊपर है। 203 BHP ये है। तो आप मान के चलिए इसके अगर मैं बिल्कुल लेमैन में समझाऊँ तो फॉर्च्यूनर की BHP और इसकी BHP इस वक्त एक जैसी है। तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, बट यही कि आप बहुत मैच्योर राइडर हैं, बहुत एक्सपीरियंस राइडर हैं, इस वजह से आपको उतना फ़र्क नहीं आया। बट अगर हाँ कोई नया बंदा इसको चलाता है तो बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं उसके साथ। बहुत है। मैं जैसे पहले भी कह चुका हूँ, 1.5 इंच ऑफ थ्रोटल में कहानी उधर से उधर हो सकती है बहुत प्यार से। 1.5 इंच कुछ भी नहीं है 1.5 इंच के अंदर, तो आराम से कहानी इधर से उधर हो सकती है। तो इसको चलाने के लिए आपका अच्छा राइडर होना तो ज़रूरी है, बट आपका मैच्योर होना बहुत ज़रूरी है कि आप भावों में ना आए, क्योंकि ये आपको करेगी, ये आपको इच करेगी कि मेरे को आप तेज़ चलाओ, क्योंकि ये बनी उस चीज़ के लिए, बट आपने अपने को कंट्रोल रखना है। एग्जैक्टली, क्योंकि मैंने देखा है कि सुपर बाइक मतलब फास्ट। तो सर वापस चलते हैं बाइक के मॉडिफिकेशन की तरफ, क्योंकि मैं इसमें कुछ और चीज़ें देख रहा हूँ, आप अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे जी। तो स्टार्टिंग करते हैं टायर से लेकर के पूरे एंड तक क्या क्या आपने मॉडिफिकेशन करा रखी है? फर्स्ट मॉडिफिकेशन इनकी हेडलाइट पे है। तो हेडलाइट इसकी मैंने LED लगा रखी है, क्योंकि इनकी स्टॉक जो था वो येलो लाइट थी, उस ज़माने में येलो ही आती थी, तो उसका जो थ्रो था अच्छा नहीं होता था, खासकर रात के लिए। तो इसके अंदर LED लाइट लगा रखी हैं। टायर्स की प्रेफरेंस आपकी है, आप क्या लगाना चाहते हो। उसमें रॉसो लगा हुआ है, बट बहुत अलग अलग कंपनीज़ हैं, अच्छी कंपनीज़ और भी हैं, आप वो भी लगा सकते हैं। इसके अंदर एक्चुअली मास्टर सिलेंडर जो पहले था वो यामा का था, वो मैंने निकाल के फिर ब्रेम्बो लगाया। और बहुत लोग शायद माने ना माने, मेरे को ब्रेम्बो अच्छा नहीं लगा था, तो मैंने फिर इसमें निसिन का लगाया है। तो निसिन का मास्टर सिलेंडर लगता है। हाँ, निसिन का मास्टर सिलेंडर है और ब्रेम्बो का दूसरा इसका लीवर क्लच है। आप बहुत कहेंगे कि निसिन अच्छा नहीं है, बट अगर आप ध्यान से देखें तो BMW की 24 ऑनवर्ड्स जो ब्रेक्स हैं वो निसिन की आ रही हैं। तो वो अंदर की साइड लिखते हैं निसिन। तो अगेन आप टेक्निकल समझेंगे इस चीज़ को और एक दूसरे की बातों में नया विश्वास करके अपनी नॉलेज लगाएंगे तो बहुत चीज़ें आपको अलग दिखेंगी। एग्जैक्टली। कार्बन फाइबर मैंने आपको पहले ही बता दी कि कार्बन फाइबर्स लगे हुए हैं।
इनका अप शिफ्टर लगा के रखा हुआ है। मेरे को क्विक शिफ्टर इसका मिलता नहीं है, बहुत रेयरेस्ट ऑफ रेयरेस्ट मिल रहा होता है, बट दैट इज़ वेरी कॉस्टली। तो मैंने अभी उसको देखा नहीं अब, तो मैंने सिर्फ अप शिफ्टर इसका लगा के रखा हुआ है। इसमें रेस सेट लगाए हैं बोनामिकी के, ये हैं एल्यूमिनियम टाइटेनियम मिक्स्ड हैं। ये स्टॉक नहीं है, बट ये रेस सेट आपको मोटो जीपीज़ और WRC बाइक्स में मिलते हैं बोनामिकी के। इसके अंदर ट्यूनिंग हुई FC ट्यूनिंग है, और वो अभी स्टेज 2 के आसपास मैंने कराई नहीं है, बट स्टेज 1 क्लियर है इसके अंदर, तो BHPs का काफ़ी है। इसके अंदर हमने वेलवेट इसकी मैंने सीट्स लगा रखी हैं, ताकि अगर आपको ब्रेक लगे, स्वेड कलर है ये एक्चुअली, स्वेड इसका क्लॉथ है, तो अगर आपके ब्रेक्स लगें तो आपकी जो बॉडी है वो आगे जाती है। अगर आप टैंक ग्रिप से अपनी ग्रिप नहीं ले रहे हैं टांगों से, तो स्वेड के अंदर ये रहता है कि थोड़ा आप आगे जो है वो कम हो जाएगा एज़ कम्पेयर फ्रिक्शन टू, हाँ, क्योंकि फ्रिक्शन होता है आपकी पेंट से और आपकी सीट से, तो आपका थोड़ा आप आगे जाएंगे इसके अंदर जब आप नॉर्मल ब्रेक करते हैं, बट स्वेड से वो चीज़ काफ़ी कम हो जाएगी। इसके अंदर मैंने वो भी लगा रखे हैं, एग्जॉस्ट की हमारी बात हो गई है, तो ये सब इसके अंदर मॉडिफिकेशन। और मैं देख पा रहा हूँ टैंक स्लिपर रखा हुआ है। हाँ, इसके अंदर डैम्पनर है, ये स्टॉक डैम्पनर है, मतलब 2010 का जो है, और ये मैनुअल डैम्पनर है। मैनुअल डैम्पनर थोड़ा प्रेफर किया जाता है बिकॉज इलेक्ट्रॉनिक्स अगर फेल हो गया, भगवान ना करे किसी की बाइक में इलेक्ट्रॉनिक डैम्पनर हैं और वो अगर हाई स्पीड पे फेल हो जाता है, इलेक्ट्रॉनिक्स फेल होता है, तो डैम्पनर भी फेल होगा। तो अगर मेरी नॉलेज से और मेरे हिसाब से आप मैनुअल डैम्पनर रखेंगे, तो इलेक्ट्रॉनिक्स अगर फेल हो ना हो, तो मैनुअल डैम्पनर आपको जो है वो एक्टिवेट रहेगा ही रहेगा। तो ये उस ज़माने में मैं आप मान लीजिए 15 साल पहले भी इसमें एक मैनुअल डैम्पनर लगा हुआ है। तो बहुत बड़ी बात है सर। हाँ, जापानी थोड़े सोचते आगे हैं, बट R&D जैपनीज़ का बहुत अच्छा है, बहुत आगे है। क्योंकि अगर बात करें, जो आप सीट की बात कर रहे हो, मेरे ख्याल से अभी किसी बाइक में नहीं है जो ये फ्रिक्शन से रिलेटेड जो आपने एक साइंटिफिक और वी कैन से फिज़िक्स जो है इन्होंने उस टाइम पे लगाई हुई है, वो और जो इलेक्ट्रॉनिक्स बाइक में मिसिंग है, ये उसका काम करती है मेरे ख्याल से। कुछ ना कुछ ऑल्टरनेट ऑलरेडी बाइक में हैं जो आज की बाइक्स में हैं। बिल्कुल, सीट का तो आप स्वेट सीट लगा लीजिए। स्वेट सीट में बस ध्यान रखिएगा कि जब बारिश हो रही है और या जब धो रहे हैं तो उसको पॉलीथीन से कवर कर दें, क्योंकि स्वेट जो है वो पानी सोखेगा और फिर सूखने में टाइम लगता है। बट आप स्वेट कहीं से भी करा सकते हैं। आप सीट की दुकान पे जाइए, करोल बाग जाइए या कहीं पे भी जाइए, आप स्वेट का कवर लगा लीजिए तो आपको काफ़ी फ़र्क दिखेगा। ओके, थैंक यू सो मच फॉर दैट। सर, जो नेक्स्ट चीज़ है मैं पूछना चाहता हूँ कि इसका नाम क्रॉस प्लेन क्यों है? हाँ, तो 2010 से पहले इसमें नॉर्मल इंजन रहता था, इनलाइन 4 अभी भी है, बट इसका जो अंदर पिस्टन रहते हैं और जो डिज़ाइन है वो क्रॉस प्लेन है। मतलब जो पिस्टन्स सिंक्रोनाइज चलते हैं नॉर्मल बाइक्स में, इसमें थोड़ा डिफरेंस दे दिया है। तो उस डिफरेंस के अंदर जो है आपको जो पावर डिलीवरी है वो आपको हर गियर पे मिलती है। और ये क्रॉस प्लेन आप बहुत अच्छा लगता है कि क्रॉस प्लेन अभी तक यामा ने इसको अडॉप्ट कर रखा है। अभी पिछले हफ्ते ही यामा की टेस्टिंग हुई है V4 इंजन के लिए। सो प्रोबेबली आप 2025 WRC और मोटो GP में आप इसका V4 इंजन देखेंगे। बट टिल डेट 2010 से लेकर अभी तक आप मान के चलिए क्रॉस प्लेन अभी भी जो है वो जिंदा है। तो क्रॉस प्लेन के अंदर जो पावर डिलीवरी है वो एकदम से आपको जो है बिल्कुल हर गियर पे आपको मिलेगी। जैसा आपने बताया था 4th गियर में भी व्हीली हो सकती है। 4 गियर पे व्हीली हो सकती है, तो क्रॉस प्लेन इंजन का इसमें कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है। ये कहानी है क्रॉस प्लेन की, तो बहुत सारे लोगों को पता नहीं है, बट जो पुराने बाइकर्स हैं, जो बहुत ज़्यादा बाइक एंथुसियास्टिक हैं, उनको सबको पता है। थैंक यू सो मच सर। सर, चलते हैं वापस से इलेक्ट्रॉनिक्स की तरफ। तो इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं है, तो कुछ ऐसा जो आप मिस करते हो जो होना चाहिए था? जी हाँ, इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत ज़रूरी है। मैं आपको बिल्कुल साफ़ सुथरे शब्द में कह रहा हूँ, इलेक्ट्रॉनिक्स का ज़रूरी है आपकी सेफ्टी के लिए, क्योंकि आपकी ब्रेक्स हैं, उसके अंदर आपका ABS लगा हुआ है, तो सेफ्टी कंसर्न है। आपकी जो आप बाय मिस्टेक से गलतियां करेंगे तो वो आपको इलेक्ट्रॉनिक्स काफ़ी आपको कंट्रोल कर देता है और आपको सेफ़ रखता है। और
आजकल इलेक्ट्रॉनिक्स में तो काफ़ी आपका डेटा आपको मिल जाता है कि आपका क्या लीन एंगल चल रहा है, आप Okay, कितने yes. लीन्स कर रहे हैं और आपको क्या मॉड चाहिए। इसमें भी 3 मॉड्स हैं। हाँ। इसके अंदर भी 3 मॉड्स हैं, बट वो आपको मॉड बिल्कुल आपको बता देगा कि आपको आगे वाले टायर में कितना चाहिए, पीछे वाले टायर में कितना चाहिए। आपका काफ़ी हर चीज़ डिजिटल है। अच्छा, डिजिटल मीटर भी बहुत सुंदर लगता है, इसके अंदर स्टॉक मीटर है और वो मेरे को लगता है। पर्सनली ये एनालॉग जो जाता है वो हाँ, बहुत प्यारा लगता है। ये एनालॉग ही मीटर है और इसका जो फ्यूल टैंक भी बड़ा है, इसका अराउंड 18 लीटर का है। 18 लीटर्स। जो आई थिंक आजकल 15 या 16 लीटर आती है, तो इसका फ्यूल टैंक भी बड़ा है। तो अगेन फ्यूल टैंक बड़ा है तो फिर देखिए वेट बढ़ रहा है। वेट बड़ा है, बट ये भी है कि आप थोड़ा लॉन्ग डिस्टेंस पे जा सकते हैं। हाँ, लॉन्ग डिस्टेंस पे जा सकते हैं, बट वेट भी बढ़ता है बिकॉज इसका जो ड्राई वेट बढ़ रहा है और उतना ही अगर आप पेट्रोल डालेंगे तो वो भी ऐड करेगा चीज़ों को। बट मेरे ख्याल से उतना फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि हाँ। हम इंडियन रोड्स पे हैं। बिल्कुल। और जैसे आपने पावर डिलीवरी बताया वो 1.5 इंचेस वाला, तो उस हिसाब से कुछ फ़र्क नहीं पड़ने हाँ, वाला है। मार्जिनल ही पता चलेगा, वो भी मतलब हम जैसे लोगों को नहीं, बट हाँ जो ट्रैक वाला है, ट्रैक वाले हैं उसके लिए तो 1-1 सेकंड बहुत ज़्यादा Obviously, है। वो तो जब मैंने उनका फ्यूल देखा और जब मैंने उनकी देखा कि कितना पावर से वो जाते हैं, दैट वाज एब्सोल्युटली एक सेकंड, नैनो सेकंड्स मैटर बहुत करता है ज़रूरी उनके है लिए। उनके लिए, वो तो पूरा ज़रूरी है। तो उनके लिए ये माइन्यूट डिटेल्स तो बहुत मायने रखती हैं। एग्जैक्टली। सर मैंने देखा भी है, आई डू फॉलो यू ऑन इंस्टाग्राम। जी। तो सर को प्लीज़ इंस्टाग्राम पे फॉलो करिए। सर बहुत ही इंफॉर्मेटिव फ़ोटोज़ या वीडियोस डालते हैं। सर एज़ वी टॉक्ड अबाउट सेफ्टी, तो सेफ्टी गियर्स की अगर मैं बात करूं तो उस बारे में आपका क्या कहना है? अनफॉर्चुनेटली सेफ्टी जो है ना बहुत ही पर्सनल चीज़ है। कोई काम चलाऊ सेफ्टी लगाता है और कोई चाहता है कि हाँ मैंने एक वन टाइम इन्वेस्टमेंट करनी है जो मेरी लाइफ टाइम तक चलेगी। ओके। तो कोई उस हिसाब से सोचता है। आप जो भी लें बट मेक श्योर करें कि जो हो वो किसी अथॉरिटी से अप्रूव हो। ओके। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हम आर्मर्स की रहता है कि वो लेवल 1 है, लेवल 2 है, वैसे ही आपके ट्राउज़र्स, आपकी जैकेट्स में भी रहते हैं। सी सर्टिफिकेशन रहती है, CE AA से शुरू होती है, CE AAA तक जाती है। तो CE भी एक बहुत बड़ी अथॉरिटी है, जैसे आपके लेवल 1 लेवल 2 आर्मर्स हैं। तो अगेन और दूसरा प्लीज़ आप इस चीज़ को हमेशा समझिएगा, जो ट्रैक का जो सूट है और जो हम स्ट्रीट में पहनते हैं बहुत फ़र्क है। बहुत फ़र्क है। हालांकि हम स्पीड दोनों की एक मैच करना चाहते हैं, पर जो ट्रैक का सूट है और ट्रैक पे जो आप बाइक चलाते हैं और जो हम सूट पहनते हैं स्ट्रीट पे और उसी स्पीड से चलाते हैं, बहुत अंतर है, बहुत अंतर है। एयर बैग्स आने लग गए हैं तो ट्रैक सूट के अंदर। Okay. तो डेफिनेटली जिस स्पीड पे वो चला रहे हैं वो उसके हिसाब से ही ट्रैक सूट बना हुआ है, बट उस स्पीड को कृपा करके आप स्ट्रीट पे कॉपी मत करिए, क्योंकि उस टाइप का गियर हम पहन नहीं रहे और वैसे भी डेंजरस है ये सबके लिए। और अगर पहनेंगे भी तो 2 ही दिन पहनेंगे, क्योंकि मेरे को ऐसा सुनने में आता है कि बहुत हैवी भी होते हैं। जी, आराम से वो हैवी, अगर आप उसके अंदर चेस्ट गार्ड लगा रहे हैं, आप पीछे का वर्टिब्रा लगा रहे हैं, नेक लगा रहे हैं, आर्मर, तो हाँ हैवी होता ही है वो। तो अगेन फिर वो और वेट जा ही रहा है मतलब ड्राइव के लिए। ओके, सो मैंने जितनी भी पॉडकास्ट किए हैं अभी तक, दिस इज़ द 4th पॉडकास्ट, और सेफ्टी के लिए ना मेरे को हर बार इन्फॉर्मेशन मिलती है और हर बार मुझे ये पता लगता है कि वो कितनी इम्पॉर्टेंट है। अब मैं जो हूँ थोड़ा एक्साइटेड थोड़ा ज़्यादा हूँ, क्योंकि मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप इसकी सर्विस बाहर नहीं कराते, तो आप खुद से कैसे इसकी सर्विस करते हैं और कब करते हैं? सर्विसिंग इसका नॉर्मली है जैसे हर बाइक का है। नॉर्मली हर बाइक अराउंड 5000 किलोमीटर ले पे सर्विस मैं सजेस्ट करता हूँ, बट मैं इसका 3500 पे कर देता हूँ। ओके। बिकॉज उसका एक रीज़न ये रहता है कि हमारी क्लाइमेटिक कंडीशंस जो इंडिया में या आप दिल्ली NCR में देखें तो थोड़ा जो है काफ़ी गर्मी पड़ती है। ओके। 40-45 डिग्री तक जाता है। तो मैं समझता हूँ कि अगर आप इसका इंजन ऑयल थोड़ा 3500 पे चेंज कर दें किसी भी बाइक का, तो आपको हीटिंग जो रहती है वो काफ़ी रिड्यूस हो जाती है। काफ़ी रिड्यूस हो जाती है। और क्योंकि इसमें मैंने ट्यूनिंग के अंदर हमने जो कर रखा है, इसमें फ़ैन का ऑन होना भी हमने ट्यून कर रखा है। तो नॉर्मली फ़ैन जो ऑन होते हैं 100 डिग्री पे होते हैं, इसका फ़ैन ऑन जो हो रहा है 92 हो गया है।
तो इसमें तो बट हाँ, आप 3,500 में अगर आप इसका इंजन ऑयल चेंज करते हैं, डेफिनेटली आपको बाइक स्मूथ चलेगी। आपका हीटिंग इशू भी मैं ये नहीं कहूँगा ड्रास्टली चेंज होता है, बट येस थोड़ा आपको पता फील होगा कि हाँ हीटिंग कम हो रही है इसके अंदर। सर ये छोटी छोटी चीज़ें जो आप बता रहे हैं मैं पूरा इसे ना एनालाइज़ कर पा रहा हूँ और मैं समझ पा रहा हूँ, क्योंकि ये सिर्फ उसी चीज़ से हो सकता है जिससे हम बहुत प्यार करते हैं। जी। तो क्या आप इसे डेली चलाते हैं? नहीं, मैं डेली नहीं चला पाता। Okay. अनफॉर्चुनेटली नहीं है, बट वीकेंड पे ही रहता है इसका। अनफॉर्चुनेटली मैं डेली इसको नहीं कर पाता, ओके, तो वीकेंड राइड पे ही रहती है इसकी। ऑलराइट सर, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग। लास्ट क्वेश्चन जो मेरी तरफ से है, तो सर एक्चुअली मैं जानना चाह रहा था कि लीगली 15 इयर्स के बाद अलाउड नहीं है बाइक इंडिया में, हाँ, तो उसके बाद आपका क्या प्लान है? क्या आप इसको मैं रखेंगे? इसको बिल्कुल अपने ड्राइंग रूम में लगा दूँगा। ओके, 100 बात की ये बात है, ये एक यादगार बाइक है, तो डेफिनेटली ये एक उस पे जाएगी। कि अगर कोई चाहे कि ओके मैं आपको इतनी वैल्यू दे दूँ, ना वो पॉसिबल नहीं है। वो अनमेजरेबल वैल्यू रहेगी, क्योंकि ये एक काफ़ी टाइम से मेरे साथ है, तो परहैप्स मैं शायद अपने बेटे को दूँ उसको, ओके, बट आउटसाइड फैमिली नहीं जाएगी। सो थैंक यू सो मच सर, एंड आई एम श्योर योर सन इज़ गोइंग टू बी वेरी लकी, क्योंकि उनको बाइक मिलेगी। आई एम श्योर कि आप उनको फुल टाइम ये बाइक नहीं देने वाले। हाँ। पहले आप पहले पूरा ट्राई करने वाले हो कि वो कैसे चला रहे हैं कैसे नहीं चला रहे हैं। बिल्कुल। सो थैंक यू सो मच। कभी आपने सोचा है कि आप मोटो व्लॉगिंग पे जाओ, कभी ऐसा कुछ मोटो व्लॉगिंग स्टार्ट करो? हाँ, मतलब शौक है, बट वही है कि थोड़ा टाइम थोड़ा Time रहता है चाहिए इसके लिए। उसके लिए। और आजकल तो हर चीज़ डिजिटल है, तो इनफैक्ट जब ये कहीं खड़ी होती है तो काफ़ी लोग इसी तरफ अट्रैक्ट होते हैं और रिएक्शंस आते हैं, right? रिएक्शन। बट मेरे को रिएक्शन से ज़्यादा जो कंटेंट या सेटिस्फेक्शन तब होता है कि जब कोई एंथुसियास्ट, कोई बच्चा या टीनेजर या एनी एज ग्रुप के आते हैं और जब वो ये कहते हैं कि R1 को हमने अलाइव देख लिया, ओके, तो वो ज़्यादा एक अच्छी फीलिंग देता है रादर देन कि हाँ R1 ओन करना एक अच्छी फीलिंग है, बट उससे ज़्यादा ओन करना ये है कि जब कोई आता है उसको देखता है, बैठता है, थोड़ा टोटल देता है, देन दे फील कि एट लास्ट हमने R1 को एकदम आमने सामने देख लिया। और मैं तो अपने आप को बहुत ज़्यादा लकी मानता हूँ कि मेरे को आपने मौका दिया कि हम इसका पॉडकास्ट बना सकें। जी जी, नहीं, आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं, बिल्कुल। आपके पॉडकास्ट इतने इन्फॉर्मेटिव रहते हैं और डेफिनेटली कम्युनिटी के लिए मैं हमेशा आगे रहता हूँ, बिकॉज बाइक कम्युनिटी इज़ आवर फैमिली। तो कभी इसमें मैं कमर्शियल एस्पेक्ट नहीं देखता। ठीक है, बिल्कुल सपोर्ट करना चाहिए, क्यों नहीं करें सपोर्ट। थैंक यू सो मच सर फॉर अप्रिशिएटिंग। तो जैसा मैंने मोटो व्लॉगिंग बोला, मैं बहुत ज़्यादा हूँ इसमें, मेरा जी। बहुत पहले से मन था। मेरी फैमिली सपोर्टिव नहीं है उतनी, इवन मेरे पास बाइक भी नहीं है अभी, बट मैं जो अभी अवेलेबल है मैं उससे ही मोटो व्लॉगिंग करता हूँ और उसी से रिलेटेड मेरा चैनल है जो आप ऑलरेडी जानते हो। तो मैंने एक पोस्ट डाली थी जहाँ पे 5 to 6 क्वेश्चंस है जो मैं आपसे पूछता हूँ, प्लीज़ आप उनका आंसर दीजिए। तो सर जो पहला क्वेश्चन है ये जय का है। ही इज़ आस्किंग विच काइंड ऑफ थिंग्स डू you want to change in this bike? देखिए, ये एक कलेक्टर्स आइटम हो चुकी है, तो इसको चेंज करने का कोई मुद्दा बनता नहीं है। बट हाँ, मैं बिल्कुल इसमें चाहूँगा कि सेफ्टी फीचर्स जो हैं वो उसके अंदर मैं इंकॉर्पोरेट कर पाऊँ। मैंने कोशिश भी करी थी कि इसके अंदर ABS लगाने की और इलेक्ट्रॉनिक्स करने की, बट वो सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा था, बिकॉज सारा मतलब जीन ही चेंज हो जाएगा, जेनेटिक्स ही चेंज करना पड़ेगा गाड़ी का, तो वो थोड़ा रिस्की अफेयर हो जाता है। बट आई गेस जो ऑलमोस्ट नेसेसरी से बहुत ज़्यादा चेंजेस आपने कर दिए हैं, जो कि हम वीडियो में बात कर चुके हैं। तो जी, थैंक यू। सो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो प्रकाश का है। वो पूछ रहे हैं कि कैन यू प्लीज़ ट्राई टू मेक साउंड लाइक यामाहा R1? मुंह से मैं नहीं कर सकता। ओके, इन केस इफ़ यू वांट लाइक ट्राई। बिल्कुल नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसका जो है वो इनलाइन 4 वाली आवाज़ भी नहीं है, डुकाटी वाली आवाज़ भी नहीं है, बट इसका बिल्कुल कंबाइन है क्रॉस प्लेन का और इनलाइन 4 को मिला के आती है। तो डेफिनेटली आई एम वेरी सॉरी, बट हम कोशिश करेंगे कि आपको रियलिटी में जो इसकी आवाज़ है वो जरूर सुना दें। सो प्रकाश, हम लास्ट में वीडियो के लास्ट में ज़रूर जो एग्जॉस्ट नोट है वो बिल्कुल सुनाएंगे। थैंक यू सो मच सर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो एक कपिला है, वो पूछ रही हैं व्हाई दिस कलर ओनली व्हेन यू हैव मैनी अदर ऑप्शंस टू?
उस ज़माने में ज़्यादा ऑप्शंस नहीं थी, मेरे ख्याल से एक रेड एंड वाइट कलर आता था, वो शायद एनिवर्सरी था, और ब्लू एंड वाइट ही था। 50th एनिवर्सरी। हाँ, वो 50th एनिवर्सरी का था। बट यामा का आप देखें, अगर मोटो जीबी देखें तो आज भी उसका कलर नीला Racing ही blue। है, और Yes। कोई उसने आज तक कोई चेंजेस नहीं करे। तो उसको, क्योंकि क्रॉस पेन उस ज़माने में इंट्रोड्यूस हुआ था, तो उस लेगेसी को रखते हुए इन्होंने जो कलर दिया था, कलर स्कीम थी, वो यही थी, और आज भी यही स्कीम चल रही है। ओके। और कुछ पेंट से रिलेटेड आपने कुछ चेंज करवाया मैंने या फिर कुछ कभी? नहीं चेंज कराया इसके अंदर। मैं पीपीएफ में कुछ बिलीव करता नहीं हूँ। ओके। 100 बात की एक बात है, पीपीएफ में मतलब सबका अपना अपना है सोचने का तरीका। मैं इसके अंदर सिंपल एक वैक्स लगाता हूँ, और इसके अंदर मैं कुछ नहीं लगाता। तो आप कह रहे हैं कि इस पे कुछ लैमिनेशन वगैरह भी नहीं हो कोई रहा है? लैमिनेशन नहीं है, कोई कुछ नहीं है इसके अंदर, बिल्कुल स्टॉक है। हाँ, बट मैं आपको एडवाइस करूँगा कि अगर आप इसको धो रहे हैं तो कोशिश करें आप स्टीम वॉश कर लीजिए, स्टीम वॉश। क्योंकि पानी बहुत खारा रहता है हर जगह का, चाहे दिल्ली एनसीआर का तो थोड़ा रहता ही है। तो आप स्टीम वॉश करें तो वो आपके पेंट जॉब को ज़्यादा रिच बरकरार रखेगा। रखेगा। तो इतने दबाने से जो सब कमेंट्स करते हैं कि ये लगती नहीं इतनी पुरानी, बिकॉज मैंने इसको कभी खारे पानी से साफ़ किया है। और छोटी छोटी चीज़ें करके ही रिजल्ट्स हाँ, आते हैं, जो results कि आते अभी हैं। हमारे सामने हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आप मे बी आप Fantastic। पीपीएफ लगा सकते हैं जहाँ इसकी कॉवल है, क्योंकि वहाँ पे जब पाँव रगड़ता है Okay, तो yes। शूज़ के निशान आ जाते हैं, तो आप वहाँ सेफ्टी के लिए आप लगा लीजिए। बट बाकी जगह तो मैंने कभी लगाया नहीं पीपीएफ। तो ये बहुत नई चीज़ है जो मुझे अभी सुनने में आई कि सुपर बाइक पे पीपीएफ या तो फिर लेमिनेशन तो हम कराते हैं छोटी मोटी बाइक पे, वो भी नहीं है इस पे। ओके, सो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो वरुण है, ये भी एक राइटर है, ये पूछ रहे हैं व्हाट्स बेस्ट इन दिस, बेस्ट वन थिंग। The power, power। the unmatched power, and this bike challenges you. You don't challenge the bike. Okay। This bikes give you challenge to meet up whether you are man enough to handle her or not. Oh my God। So that is why I keep on saying it. You need to be very mature person. Don't get emotionally fooled when this bike challenges you. तो इसका जो चैलेंज है वो बहुत बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम है। आपसे बात करके लग भी रहा है ऐसा कि इसको चलाने के लिए एटलीस्ट 5 इयर्स, वो भी 1 लीटर क्लास होना चाहिए। हाँ, मतलब मैं गणित में तो नहीं मानता 5 इयर्स 10 इयर्स, बट मैच्योरिटी में मैं ज़रूर विश्वास करता हूँ। आप मैच्योर्ड हो, आपको अपने इमोशंस पे कंट्रोल है, तो आप इसको बहुत इंजॉय करेंगे। ओके, सो वरुण, द बेस्ट थिंग इज़ द BHP आई गेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, वो निशांत भाई का है। वो पूछे हैं देयर वर मेनी केसेस वेयर वाटर पंप इशू एंड ऑयल स्टारवेशन की वजह से इंजन फेल। टेक्निकल क्वेश्चन है साहब आपका, और ये शायद हर बाइक में हो सकता है। फॉर्चुनेटली मेरे साथ 15 साल में तो कभी हुआ नहीं कि R1 के अंदर ऐसा आया हुआ है। बट इंजन का ऑयल इंजन चेंज का मैंने आपको सॉल्यूशन बताया कि आप थोड़ा सा आप जल्दी करना शुरू कर दीजिए। ओके। और मैं समझता हूँ अगर आप DIY कर रहे हैं, और मैंने पहले भी बोला है कि अगर आप कोई मशीन ख़रीदते हैं उसके बाद पढ़िए, तो आई थिंक इस सिम्टम को आप पहले ही पकड़ सकते हैं कि कुछ ड्रेन हो रहा है। क्योंकि जब आप DIY करते हैं, खुद करते हैं, तो आपको सब कुछ पता होता है कि कब क्या हो रहा है, कहाँ हो रहा है, कैसे नहीं हो रहा। तो आप इस प्रॉब्लम को पहले ही पकड़ सकते हैं। बट मैंने कभी, मेरे सर्कल में 3-4 R1s हैं इंडिया में, मैंने कभी ये सुना नहीं कि ऑयल स्टारवेशन हो रहा है। ऑयल स्टारवेशन के बहुत रीज़न्स हैं। मतलब सबसे ज़्यादा रीज़न तो है कि आपका जो ड्रेनेज बोल्ट है वहाँ से लीक होता जा रहा है, क्योंकि अगेन जो ड्रेनेज बोल्ट होता है और जो ऑयल पैन होता है वो एक एल्यूमिनियम होता है। ओके। और जो ड्रेनेज बोल्ट लगता है वो स्टील का लगता है। तो स्टील जो है एल्यूमिनियम को बहुत काटता है। तो अगर आप ज़्यादा टॉर्क से, जो कंपनी का टॉर्क बताती है उससे ज़्यादा आप टॉर्क मारेंगे, ज़्यादा टाइट करेंगे, तो अंदर की जो चूड़ियाँ होती हैं एल्यूमिनियम की वो निकल जाएंगी। Okay। और वहाँ से ड्रेनेज हो जाता है। ये 10 में से 8 केस का रीज़न है कि क्यों ऑयल पैन से ड्रेनेज होता है, क्योंकि एल्यूमिनियम जो है वो स्टील एल्यूमिनियम को काटता है जब भी आप उसको टाइट करना शुरू करते हैं। तो इसलिए आपको बाइक का मैनुअल और बाइक का सब कुछ आपको पढ़ना होता है कि क्या है। इनफैक्ट अगर आप इंटरनेशनल वीडियोस भी देखें सर्विस के अंदर, तो जो भी वो टाइट कर रहे हैं एक टॉर्क रैचेट से करते हैं। टॉर्क Okay। मतलब एक फोर्स
जो कंपनी ने बोली है कि 40 होनी चाहिए 30 है, इससे इस फोर्स से ही टाइट होना है, तो वो आपको मैनुअल पढ़ना ज़रूरी है। जैसे इसके अंदर जो स्क्रूज़ हैं ये सारे ये 90 डिग्री वाले हैं, ये आपको हाफ आपने उसको टर्न करना और ये लॉक हो जाते हैं। इसमें ये पूरा ऐसा घुमाने का नहीं है। तो इंजन ऑयल स्टारवेशन के बहुत रीज़न्स हैं, बट मेन रीज़न का यही है कि बोल्ट जो है वो ओवर टाइट हुआ, जिससे चूड़ियाँ फ्री हो गई और वहाँ पे जुगाड़ करके एपॉक्सी लगा के ये लगा के जो है वो काम किया गया। पर जैसे आप उस बाइक का टेम्परेचर पहुँचता है 90 डिग्री 100 डिग्री, तो सारी एपॉक्सी और ये सब फेल होता है और वहाँ से लीकेज होना शुरू होता है और फिर उसको टाइट करते हैं, तो वो काम जुगाड़ काम नहीं हो पाएगा। ओके, सो अगर बाइक थोड़े से भी अनस्किल्ड पर्सन के पास है, अनप्रोफेशनल, तो इश्यूज आने पक्के हैं उसमें। तो R1 के अंदर जुगाड़ चीज़ नहीं है साहब, मैं बहुत एक ब्लंटली बता रहा हूँ आपको। इस जैपनीज़ प्रिसीजन जो है वो बहुत ही सटीक रहता है। 0.001 तो मतलब 0.001 ही होगा वो, ठीक है। तभी आप देखेंगे जैपनीज़ की हर चीज़ जो है ना R&D बहुत टाइम लेते हैं वो, 5 साल 8 साल 10 साल, तो उनका प्रिसीजन बहुत ज़्यादा है। तो R1 या जैपनीज़ जो भी बाइक है उनका प्रिसीजन बहुत सटीक है। आप उस प्रिसीजन से नहीं चलेंगे तो जुगाड़ आपका फेल होगा ही होगा। तो ये भी कुछ नया था मेरे लिए और बहुत ही अच्छे तरीके में आपने एक्सप्लेन किया। थैंक यू सो मच। सो आई गेस ये लास्ट क्वेश्चन है, ये दक्ष हैं, वो पूछ रहे हैं मेंटेनेंस कॉस्ट ऑफ द बाइक फॉर बोथ ऑन ट्रैक और एंड ऑफ ट्रैक। बहुत मतलब ज़मीन आसमान का फ़र्क है। देखिए मैं साफ साफ बताता हूँ, अगर आप ऑन ट्रैक जा रहे हैं तो उसके लिए जो टायर ही है वो रबर बेस्ड टायर होता है, और आप क्योंकि रबर एक कंपाउंड होता है, आप ट्रैक कर रहे हैं तो जब फ्रिक्शन होता है, हीट होती है, तो थोड़ा सा रबर पिघलता है, तो जब रबर पिघलता है तभी वो ग्रिप लेता है। ओके, राइट। जो लोग इतनी तेज़ चला रहे हैं वो इसलिए चला रहे हैं और बाइक बैलेंस रखती है क्योंकि रबर जो है उनका जो है वो रबर रेस ट्रैक टायर्स हैं, उसमें सरेशंस नहीं होती हैं। तो जब हाई टेम्परेचर में रबर थोड़ा सा पिघलता है तभी वो ग्रिप लेता है रोड पे, तो वो टायर ही 50,000 के, ठीक है। तो आप मोटा मोटा चल लीजिए, मतलब मेन कॉस्ट टायर की ही है। बाकी इंजन ऑयल और बाकी का जो भी सब चीज़ें वो आप चाहे स्ट्रीट लो या आप रेस ट्रैक लो, वो पैदल ही चलेगा। बट रेस टायर जो आप वहाँ 20 मिनट के अंदर जो 50,000 दे रहे हैं, तो वो एक है। और उस टायर को आप सीट पे नहीं चला सकते क्योंकि वो बहुत स्लिप मारेगा, क्योंकि यहाँ अनइवन रोड रहती है, थोड़ा डस्ट रहती है जिसकी वजह से वो स्लिप कर जाएगा। मतलब आप अगर देखें रेस ट्रैक जो होता है वो सीमेंट टाइप रहता है, और सीमेंट के अंदर जो होता है टायर जल्दी घिसता है, ग्रूविंग वगैरह नहीं होती है उसमें प्रॉपर। तो जब टायर, तो वहाँ ट्रैक इसलिए ऐसा बनाया जाता है ताकि हाई टेम्परेचर पे रबर पिघले और ग्रिप ले, और वो सिर्फ सीमेंट पे ही होता है, आपकी जो नॉर्मल टर्मैक होता है तारकोल वाले में नहीं हो पाता। ओके। तो इसलिए अगर आप उस टायर को आप स्ट्रीट पे डालोगे तो आप फिसलते ही जाओगे बार बार, क्योंकि आपकी स्पीड कम है और आपका जो है कंपाउंड जो रबर है वो पिघल नहीं पा रहा, तो उसकी ग्रिपिंग हुई ही नहीं कभी। इसलिए कभी स्ट्रीट का टायर आप ट्रैक पे नहीं ले जा सकते और ट्रैक का टायर आप स्ट्रीट पे नहीं ले जा सकते। तो मोटा मोटा जो आपका पैसा है वो यही है, 50,000। तो थैंक यू सो मच सर। क्वेश्चन के आंसर नहीं दिया आपने, उनको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। आई एम श्योर कि अगर मैं अलग अलग क्लिप्स भी डालूंगा आपके आंसर्स की तो भी बहुत लोगों तक रीच आउट होगी और बहुत लोगों को इन्फॉर्मेशन मिलेगी। मैं आपको फिर से एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि आप प्लीज़ टाइम निकाल कर इस शो पे आएँ, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं मैकेनिकल टेक्निकल जो आप बहुत अच्छे से जानते हैं। अगर मैं कहूँ A to Z आप इसको ओन करते हैं, सो वो वाला सीन है। तो जल्दी हम सर को बुलाते हैं, बट तब तक के लिए प्लीज़ आप जो भी क्वेश्चंस हैं आपके कमेंट में ज़रूर पूछ लीजिए। तो थैंक यू सो मच सर शो पे आने के लिए, इतनी सारी इन्फॉर्मेशन देने के लिए। सर मेरी रिक्वेस्ट है कि आप मेरी ऑडियंस से अगर कुछ मैसेज वगैरह है जो देना चाहते हैं तो प्लीज़। देखिए मैसेज तो सब एक जैसे ही रहते हैं कि आप ड्राइव सेफली करिए और दूसरे की भी सेफ्टी करिए, बट मैं आपको थोड़ा यही कहना चाहता हूँ कि आप अपने बाइक के बारे में भी पढ़िए, ठीक है ना। DIY आप करने की कोशिश मैं आपको नहीं कहता हूँ क्योंकि वो एक बहुत ही टेक्निकल अफेयर है, बट आपको बेसिक्स अपनी बाइक के पता होने चाहिए ताकि कहीं पे भी आप ठीक करवाएं तो आपको नॉलेज होनी चाहिए कि क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है। या कभी आप बीच में सड़क में रुक जाते हैं तो आपको बेसिक्स आने चाहिए कि कैसा है कैसा नहीं है, नहीं तो
जैसे चल रहा है वैसे चलने में कोई हर्ज नहीं है, बट अगर आपको अपना शौक़ है, अपनी व्हीकल को जानिए। बहुत बहुत नॉलेज है, मैंने भी अपनी व्हीकल को समझा और तभी मैंने इतनी इन्फॉर्मेशन दी, लोगों के साथ उठा बैठा जो मुझसे ज़्यादा लायक हैं। तो spreading share for the bike community, and I'm happy to be in Blue Panthers channel. He's been doing a very nice job. आप सपोर्ट करिए इनको और बहुत बहुत शुक्रिया मेरे को यहाँ बुलाने के लिए। थैंक यू सो मच सर, आप आए और मेरे को बहुत अच्छा फील हो रहा है, क्योंकि मैंने सोचा नहीं था कि मैं कभी इस मुकाम तक पहुँचूँगा। मैं सिर्फ अपना वो काम कर रहा हूँ जो मैं बचपन से करना चाहता था। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सो मच सर, सी यू अगेन। बिल्कुल, थैंक यू सो मच एवरीबडी फॉर वॉचिंग दिस कंप्लीट वीडियो। तो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप राइडिंग, कीप सेफ, एंड टिल द टाइम टेक केयर, बाय बाय।